ये हमारा वही ग्रोसरी स्टोर वाला एग्जांपल है। साइड में आपको ग्रोसरी स्टोर दिख रहा है और यहाँ पर मैंने कुछ डेटा आपके लिए लिख दिया। यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट की। तो जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होती है उसी को अकाउंट्स में नाम दिया जाता है कैपिटल। कैपिटल शब्द आपने सुना होगा। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में होने वाली इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे? इनिशियल कैपिटल। बिजनेस में इनिशियल कैपिटल कितनी लगी? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल कैपिटल लगी यानी जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट लगी वो लगी हमारी 25 लाख रुपए। अब देखो अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट है। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि आपने कभी भी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी। तो यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर आपको हर बार कुछ नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, कुछ नए नए टर्म्स देखने को मिलेंगी। हर सब्जेक्ट की अपनी अलग भाषा होती है, अलग अलग टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर आपको अभी कुछ 2-3 क्लासों के अंदर जो है बार बार कुछ नई नई टर्म्स देखने को मिलेंगी। तो आपको ध्यान से उनको सुनना है और याद रखना है कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। तो यहाँ पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको हम बोलते हैं इनिशियल कैपिटल। तो जो इनिशियल कैपिटल है वो है हमारी 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए में ये दुकान खुली, जिसमें से 18 लाख का ग्रोसरी आइटम का सामान आया और बचे हुए जो 7 लाख रुपए थे वो लाइटिंग पे खर्च हुए होंगे, रेंट पे खर्च हुए होंगे, ये जो रैक्स बने उसके ऊपर खर्च हुए होंगे। तो यहाँ पर बता दिया 25 लाख में दुकान खुल गई थी। उसके बाद जो पूरे महीने की सेल है, पर मंथ सेल बोल रखी है यहाँ पर, जो पूरे महीने की सेल है वो कितनी हुई है? वो हुई है 15 लाख रुपए। पूरे महीने की सेल 15 लाख रुपए हुई है, जिसमें से क्रेडिट सेल 3 लाख की हुई थी। अब देखो टोटल सेल बता रखी है। अब इस टोटल सेल के अंदर हमारी कैश सेल भी आ गई और क्रेडिट सेल भी आ गई। तो 15 लाख में से 3 लाख की हमारी क्रेडिट सेल हुई है यानी उधार में सेल हुई है। तो बचे हुए 12 लाख की क्या हुई होगी? कैश सेल हुई होगी। ये बातें हमें पता कैसे चल रही हैं? क्योंकि जो ग्रोसरी स्टोर का ओनर है उसने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करा था, उसने सारा हिसाब किताब रखा था। उसी तरीके से हमारी टोटल परचेज है। ये जितना भी सामान ग्रोसरी आइटम है, ये सामान किसी सप्लायर से तो खरीदा होगा। तो ये सप्लायर से सामान खरीदा था 8 लाख रुपए का, जिसमें से क्रेडिट परचेज होती है 3 लाख रुपए। यानी इसका मतलब क्या है कि कैश परचेज कितने की होती है? 5 लाख रुपए पर मंथ। समझ में आ रहा है? 8 लाख की टोटल परचेज थी, जिसमें से क्रेडिट परचेज थी 3 लाख। तो कैश परचेज कितनी होगी? 5 लाख। उसके बाद अगर आगे बढ़े, स्टाफ की सैलरी 4 लोग रखे हैं जिनकी हर एक की सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ जाती है। तो चारों की मिलाकर कितनी होगी? 1 लाख रुपए। एक की 25 है तो 4 की 1 लाख रुपए हो गई। तो 1 लाख रुपए तो स्टाफ की सैलरी जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जा रहा है 1 लाख रुपए पर मंथ। रेंट जा रहा है 1.5 लाख रुपए। फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड, स्टार्टिंग में लिखा था ऊपर इनिशियल कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में कितना पैसा डाला था? 25 लाख रुपए। अब बिजनेस चल पड़ा, स्मूथली सारा काम चल रहा है। अब देखो बिजनेस के अंदर एक ऐसा टाइम आता है जब हम सोचते हैं कि बिजनेस तो सही चल रहा है, एक काम करते हैं इस बिजनेस को और ग्रो करते हैं। तो अगर हमें बिजनेस को और बढ़ाना है और बड़ी दुकान खोलनी है या फिर जो है कहीं दूसरी जगह दूसरी ब्रांच खोलनी है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो अगर आप बिजनेस में बाद में कभी बिजनेस ग्रोथ के लिए कैपिटल लगाते हो तो उसको हम बोलते हैं फर्दर कैपिटल। एक हो गई हमारी इनिशियल कैपिटल, दूसरी हो गई हमारी फर्दर कैपिटल। तो यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फर्दर कैपिटल लगाई गई बिजनेस के अंदर 15 लाख रुपए। ऊपर जितना भी खर्चा था वो तो बिजनेस चलाने का खर्चा था। परचेज, सेल, स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, ये सब तो बिजनेस चलाने का खर्चा था। 25 लाख में दुकान खोल के दे दी थी, उसके बाद बिजनेस चलाने का ये सारा खर्चा लग रहा था। अब यहाँ पर दुकान को और बढ़ाया जा रहा है और बड़ा करा जा रहा है, तो उसके लिए 15 लाख रुपए और लगाए। उसके बाद 80,000 का सामान जो है लॉस हो गया, डैमेज हो गया, एक्सपायर हो गया, तो 80,000 का हमारा नुकसान भी हो गया। क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब कि महीने के आखिर में इतने का सामान बचा हुआ है, तो 5 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है और प्रॉफिट बता रखा है कि 5 लाख रुपए पर मंथ प्रॉफिट आ रहा है इस दुकान से। तो ये सारे चीजों को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करे गए, तब जाके हमें ये सब बातें पता चली। अगर रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं करे जाते, दुकान बस चल रही होती भगवान भरोसे, तो फिर कैसे होता काम? कोई कितना भी पैसा लूट के ले जाता, कुछ पता ही नहीं चलता। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन क्यों करने पड़ते हैं, इसकी जरूरत क्या है, आपको समझ में आ रहा है? इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है? तो बिजनेस है तो मनी है, पैसा इन्वॉल्व होगा तभी बिजनेस होगा, बिना पैसों के कोई बिजनेस नहीं होता। यहाँ पर ये सारा खर्चा जो करा गया है इसके लिए पैसे पे करे गए। तो बिजनेस है तो मनी इन्वॉल्वमेंट होगी और मनी इन्वॉल्व होगी तो उस मनी का हिसाब किताब भी रखना पड़ता है, उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, ये जितनी भी आपके सामने डिटेल दे रखी है, यहाँ पर जो भी डेली बेसिस पे हो रहा है, परचेज सेल का, स्टाफ सैलरी का, जो भी पेमेंट करी जा रही है, पैसों का लेना देना जो हो रहा है बिजनेस के अंदर, इसको हम एक नाम से जानते हैं, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो बिजनेस के अंदर जो भी चीजें होती हैं उसको हम ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जितनी बातें लिखी हुई थी ये सब हमारी ट्रांजैक्शंस और इवेंट थी जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बिजनेस के अंदर आप क्या रिकॉर्ड करते हो, तो अब आप ये नहीं कहोगे कि बिजनेस के अंदर मैं परचेज सेल रिकॉर्ड करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज रिकॉर्ड करता हूँ, रेंट रिकॉर्ड करता हूँ। इन सब के बदले आप एक नाम बोलोगे कि बिजनेस के अंदर मैं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करता हूँ। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, मॉनेटरी टर्म्स। ये जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं ये मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए तभी रिकॉर्ड होंगी। अब इसका क्या मतलब है? अब देखो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ ट्रांजैक्शंस और इवेंट के बीच का फर्क।
ट्रांजैक्शंस का मतलब हो गया कि बिजनेस के अंदर जो जो काम हो रहा है वो सब हमारी ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। और इवेंट्स का मतलब हो गया कि उन कामों को होने के बाद, यानी जो ट्रांजैक्शंस हमने करी उसके बाद जो रिजल्ट आया वो हमारा इवेंट कहलाता है। तो इवेंट कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन ट्रांजैक्शंस हमारे हाथ में होती है। तो ट्रांजैक्शंस वो है जो हम काम कर रहे हैं, यानी जो परचेज सेल करी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट, ये सब हमारी ट्रांजैक्शंस हैं। और जो हमें उन ट्रांजैक्शंस से फाइनली जो रिजल्ट मिला वो हमारा इवेंट है। ये सारा काम करके हमें क्या मिला? हमें प्रॉफिट मिला। तो प्रॉफिट हमारा इवेंट है। प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं था, कितना प्रॉफिट होगा ये हमारे हाथ में नहीं था, ट्रांजैक्शंस करना हमारे हाथ में था, हमने ट्रांजैक्शंस करी और एंड रिजल्ट आया हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा इवेंट है। अब इवेंट और भी कई सारी चीजें होती हैं, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि जो ट्रांजैक्शन है वो कॉज है और जो इवेंट है वो इफेक्ट है। इवेंट होने का कारण ही ट्रांजैक्शन है। तो बस इतना समझ लो आप। तो जो हमारी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होती हैं वो कई सारी होती हैं, लेकिन उसमें से जो मॉनेटरी टर्म्स वाली होती हैं, मॉनेटरी टर्म्स का मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जिनको हम पैसों में कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनको हम मनी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो मॉनेटरी टर्म्स वाली ट्रांजैक्शंस और इवेंट होती हैं उन्हीं को बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करा जाता है। इसका मतलब है कि जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स वाली ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होती है उनको रिकॉर्ड नहीं करा जाता। अब मॉनेटरी टर्म्स वाली ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, यहाँ पर इतनी सारी, ये सब पैसों वाली ट्रांजैक्शन है। क्या कोई नॉन मॉनेटरी टर्म्स की ट्रांजैक्शन और इवेंट होती हैं? तो बिल्कुल, ध्यान से सुनो। अगर मान लो स्टाफ ने किसी दिन पूरी मेहनत करी, सुबह से लेकर शाम तक लगा हुआ है, लगातार जो है काम करे जा रहा है, पूरी अपनी जान लगा दी, लेकिन उस दिन दुकान पर सेल नहीं हुई। स्टाफ ने पूरी कोशिश करी, दुकान के बाहर खड़े होके कस्टमर को बुलाया, पूरे दिन धूप में लगा रहा, जो कस्टमर्स आए उनको सारा सामान दिखाता रहा, लेकिन कस्टमर्स सामान देखकर चले गए, उन्होंने सामान को खरीदा ही नहीं, पूरे दिन कोई भी सेल नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या? स्टाफ ने पूरे दिन कोई भी काम नहीं किया। स्टाफ ने काम तो किया ना, मेहनत तो करी। तो क्या आप स्टाफ की काम और मेहनत को रिकॉर्ड कर सकते हो? बताओगे कि स्टाफ ने इतने की मेहनत करी, इतने का काम करा? रिकॉर्डिंग हो सकती है? इसको अपने रिकॉर्ड्स में रखा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। तो स्टाफ जितनी भी मेहनत करे, बिजनेस के अंदर जो मर्जी होता रहे, फाइनली तो हम ये देखेंगे कि इससे हमें मॉनेटरी टर्म्स में कितना फायदा और नुकसान हुआ। हमें ये दिखेगा कि हमारे उस दिन का बिजली का बिल का नुकसान हो गया, उस दिन के हमारे किराए का नुकसान हो गया, लेकिन हमें ये नहीं दिखेगा कि स्टाफ की मेहनत कितनी लगी। हमें ये नहीं दिखेगा कि उस मेहनत के चलते कोई स्टाफ बीमार पड़ गया। उस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता। अकाउंटिंग के अंदर हमें सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स की ट्रांजैक्शन से फर्क पड़ता है, मॉनेटरी टर्म्स के इवेंट से फर्क पड़ता है। तो स्टाफ की मेहनत भी तो एक इवेंट है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ उसी इवेंट को देखेंगे जो इवेंट हमारे सामने मॉनेटरी टर्म्स में आएगा। आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए जितनी मर्जी चाहे मीटिंग कर लो, अगर उस मीटिंग का रिजल्ट हमें मॉनेटरी टर्म्स में देखने को नहीं मिलता, तो उस मीटिंग के लिए हमारी अकाउंटिंग के अंदर कोई भी जगह नहीं है। इसी का उल्टा कर लो। अगर मान लो किसी दिन स्टाफ आराम से बैठा हुआ है दुकान में एसी चला के, और उस दिन जो है स्टाफ ने कुछ भी मेहनत नहीं करी, लेकिन कस्टमर आए जा रहे हैं, सामान बिके जा रहा है, तो यहाँ पर जो है स्टाफ ने कोई भी मेहनत नहीं करी, लेकिन उसके बावजूद सामान बिका, सेल हुई। तो इस सेल को हम पैसों में बता सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में बता सकते हैं। तो भले ही स्टाफ ने काम ना करा हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो ये देखना है कि क्या जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन और इवेंट हुई वो मॉनेटरी टर्म्स में थी या नहीं थी। तो यहाँ पर तो सेल हुई है, तो ये तो मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन करी जा सकती है, तो बस हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो वही ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करा जाएगा जो मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन करी जा सकती हैं। अब ये मॉनेटरी टर्म्स की ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी भी चीज के अंदर पैसों का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? अब चलते हैं वापस वहीं अपने नीड ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर, जिसको हम छोड़ के आए थे। तो ये नीड ऑफ अकाउंटिंग है हमारा। यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि अकाउंटिंग की जरूरत बिजनेस के अंदर पड़ती है, और बिजनेस के अंदर पैसों की इन्वॉल्वमेंट तो होती है। अब ये अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? तो अभी अब जितनी बातें हमने पढ़ी, बिजनेस में रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है, हिसाब किताब रखना होता है, इसी हिसाब किताब रखने को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। ये जो अब मैंने बोला, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, पूरा हिसाब किताब बनाना, प्रॉफिट और लॉस निकालना, ये सारा हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। यही हमारी अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का मतलब कुछ और नहीं होता। अकाउंटिंग का सिंपली मीन्स होता है हिसाब किताब मेंटेन करना। तो अकाउंटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया। अकाउंटिंग की जरूरत क्यों होती है बिजनेस के अंदर, आपको ये समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अकाउंटिंग हमें क्या देता है, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं? तुम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है हमें प्रोवाइड करवाता है वेरियस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस। अब ये फाइनेंशियल वर्ड कहाँ से आ गया? हमारे सब्जेक्ट का नाम ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया। अब फाइनेंशियल का मतलब समझो। फाइनेंशियल का मतलब क्या है? फाइनेंशियल का मतलब है फाइनेंस, पैसा। सिंपल सी बात है। जिस मॉनेटरी की हम बात कर रहे थे उसी को तो हम फाइनेंस बोलेंगे। आपने फाइनेंस वर्ड जरूर सुना होगा। तो फाइनेंस का मतलब ही पैसा होता है, तो फाइनेंशियल का मतलब वही फाइनेंस होता है। तो हमें पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाता है? अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाता है। कैसे प्रोवाइड करवाता है? हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो हमें पता चलता है बिजनेस के अंदर क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हो रहे हैं। इसके बारे में हमें जानकारी तभी मिलेगी जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे। प्रोवाइड्स वेरियस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस। तो यहां तक आपको बात समझ में आई?
अब देखो, अकाउंटिंग को बोला जाता है कि अकाउंटिंग जो है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, मतलब बिजनेस की भाषा अकाउंटिंग है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, ये आपके और हमारे बीच मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। हमारे पास कोई ना कोई लैंग्वेज है ना, जिस लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। अगर मान लो बिजनेस को आपसे बात करनी हो या आपको बिजनेस से बात करनी हो, तो आप कैसे बात करोगे? बिजनेस बोल तो नहीं पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं आपने दुकान खोली, दुकान खुद ही बोल के बता रही है मैंने इतने की सेल करी, मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। दुकान तो नहीं बोल सकती। कौन बोल सकता है? दुकान के बिहाफ पे दुकान के बिजनेस के रिकॉर्ड्स बोल सकते हैं। जो रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करोगे वो बोलेंगे बिजनेस के बिहाफ पे। जो आपने बुक्स मेंटेन करी है, जो आपने डायरी बनाई है, तो वो आपके सामने रखेगी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को बिजनेस के बिहाफ पे। तो यहाँ पर बिजनेस के बदले कौन बोल रहा है? अकाउंटिंग बोल रही है। अकाउंटिंग का मतलब हिसाब किताब, अभी हमने देखा। तो जो रिकॉर्ड्स हैं उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। तो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज है। बिजनेस अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ही बात करता है। तो बिजनेस के लिए अकाउंटिंग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आपको यहां तक बात समझ में आ रही है? इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई? जितना टाइम हम अकाउंटिंग का बेस बनाने में लगाएंगे, आगे के कॉन्सेप्ट हमारे लिए उतने ही आसान होते जाएंगे। तो अकाउंटिंग का बेस स्ट्रॉन्ग करके चलो, ताकि आपको आगे कभी भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। अब देखो, बिजनेस भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऐसा बिजनेस जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। लगभग 99% बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट कमाना ही होता है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसका मतलब आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना है। लेकिन 1% कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल दूं, आपका स्कूल भी तो एक बिजनेस था। स्कूल में पैसे लेते थे ना, फीस लेते थे। कॉलेज, ये भी एक बिजनेस है। हॉस्पिटल, ये भी एक बिजनेस है। क्लब्स बिजनेस है। टेंपल बिजनेस है। लेकिन ये नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस है। यहाँ पर काम करने का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। एनजीओ की अगर मैं बात करूं तो एनजीओ भी एक बिजनेस है, लेकिन प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है। तो अगर मान लो एक एग्जांपल पढ़ते हैं हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल के अंदर कह रहे हैं हम कि प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है, लेकिन हमने तो देखा है कि हॉस्पिटल के अंदर जो है बहुत मोटा मोटा प्रॉफिट होता है, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट होता है। तो वो प्रॉफिट कहां से हो जाता है जब मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है? तो ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या कह रहा हूं। बिजनेस का मोटिव, बिजनेस का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस को प्रॉफिट हो नहीं सकता। बिजनेस को प्रॉफिट हो सकता है। स्कूल को प्रॉफिट नहीं होता, कॉलेज को प्रॉफिट नहीं होता, क्लब्स को प्रॉफिट नहीं होता, टेंपल्स को प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट तो होता है, लेकिन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो अब अगर मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो जो प्रॉफिट होगा उसका करेंगे क्या? क्या उसको पर्सनल यूज में यूज कर देंगे? बिल्कुल नहीं। इस टाइप के बिजनेसेस के अंदर जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट तो जनरेट होगा ही होगा, उस प्रॉफिट को दोबारा से बिजनेस की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसको बिजनेस के ओनर अपने घर लेके नहीं जाते। तो प्रॉफिट होना एक अलग बात है और प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस स्टार्ट करना एक अलग बात है। तो समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर हम जितनी भी बात करेंगे, आपके सिलेबस में जितनी भी अकाउंटिंग की बात होगी, वो सारी की सारी प्रॉफिट मोटिव बिजनेस की होगी। नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव बिजनेस के लिए हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर है, जो कि है हमारा एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट वाले की बात हम वहां पर करेंगे उस चैप्टर के अंदर। उसके अलावा कभी भी अगर मैं आपसे अकाउंटिंग की बात करता हूं, किसी भी चैप्टर में बात करता हूं, तो मैं आपसे प्रॉफिट मोटिव वाले बिजनेस को लेकर बात कर रहा हूं। तो यहां पर हम यही मान के चलेंगे कि बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट कमाना ही होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई? अब थोड़ा और आगे चलते हैं।